प्रदेश वाराणसी जिले से आ रही है, जहां वाराणसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री आलोक शर्मा ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि अटैची लेकर आने और लौट जाने वाले सांसद काशी से राजनीति का ग्लैमर तो पाते रहे, लेकिन काशी का बेटा होने का भाव नहीं जी सके। ऐसे वर्तमान सांसद 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहकर भी काशी को विकास का उसका हक नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि काशी शिक्षा और कला की पुरातन नगरी है, लेकिन इन क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग, व्यापार आदि किसी भी क्षेत्र में संस्थागत विकास का कोई योगदान वह नहीं दे सके। ढांचागत विकास के कुछ न कुछ काम सभी शहरों में होते रहे हैं और ऐसे कुछ काम भले हो गए हों, लेकिन उसके बावजूद वाराणसी के अनेक क्षेत्र सड़क, सेवा आदि से जुड़ी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। विगत दिनों में कई सफाई मजदूर सेवा के भीतर बुनियादी संसाधनों के बिना काम की स्थिति में जान गंवा चुके। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री सांसद होते हुए भी बनारस को कोई विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, कल कारखाना और रोजगार संवर्धन के अवसर नहीं मिल सके। यहाँ निर्माण के जो काम होते भी सभी गुजराती कंपनियों के हौंद में रहे। स्मार्ट सिटी के भी सारे काम उन्हीं के हौंद हैं। यहाँ तक कि मोदी जी का पूरा चुनावी एवं राजनीतिक प्रबंधन भी गुजरात के लोग ही करते हैं। किसी स्थानीय व्यक्ति पर उनका भरोसा नहीं। अतः देश भर में चल रहे बदलाव के आलम में बनारस के मतदाता भी बदलाव और अपने बीच के राजनीतिक कार्यकर्ता को चुने। आइए देखिए क्या कहते हैं आलोक शर्मा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता, वीके नेशनल न्यूज चैनल, उत्तर प्रदेश, वाराणसी से। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा उद्देश्य है कि 10 वर्षों तक मोदी जी ने यहाँ के एक सांसद के रूप में संसद में नेतृत्व किया, एक प्रतिनिधि के रूप में वो यहाँ की जनता के संसद में बैठी। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा उद्देश्य है कि 10 साल में क्योटो बनाने वाले जो वायदे हुए थे, उन वायदों का क्या हुआ। मोदी जी, आपने जो मूलभूत यहाँ की समस्याएं थी, उन समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आज भी यातायात की समस्या इतनी दुर्दांत बनी हुई है, आपका ध्यान कहाँ है। हम पूछ रहे हैं कि माँ गंगा की सफाई आज भी क्यों नहीं हुई है। हम पूछना चाह रहे हैं सीधा कि जिस तरह से बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ रही है, आप तो बनारस के हैं, बनारस में बुनकरों से लेकर तमाम जो बेरोजगारी बढ़ी और पेपर लीक से जो यहाँ के बच्चे परेशान हुए, मोदी जी उस पर आपका क्या कहना है। आपने कहा था किसानों की आय डबल हो जाएगी, उस आय डबल होने की बजाय आपने आय को घटा दिया। आप केवल और केवल अपने व्यापारी मित्रों के लिए काम क्यों करते हैं, बनारस की जनता के लिए काम क्यों नहीं करते। एक चीज़ बताएं, अक्सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहाँ पे इंडिया गठबंधन से विभिन्न घटक दलों के लोग शामिल हैं, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य घटक दल के लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए, वो भी लोग हमारे साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आता है नहीं आता है। कल खड़गे साहब की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पटना के अंदर, 2 दिन के बाद लखनऊ। पटना नहीं, वाराणसी बात हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप सुनिए तो। अभी भी यहाँ पर भी तमाम लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रत्याशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस के प्रवक्ता की थी। ये कोई इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद लखनऊ में खड़गे साहब आ रहे हैं और तमाम बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में कई लाख पत्रकार हैं, लेकिन शायद सबकी रीढ़ की हड्डी समाप्त हो गई है कि सब मिलकर देश के प्रधानमंत्री से 10 वर्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा पाए। दुर्भाग्य है, 50 पत्रकार इकट्ठे होकर मोदी जी को एक चिट्ठी नहीं लिख पाए कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। मोदी जी करते 400 के पार, इसके संदर्भ क्या कहना चाहेंगे। देखिए, 400 सीटों पर तो भाजपा, मुझे जहाँ तक मेरी समझ है, 400 सीटों पर तो लड़ भी नहीं रहे, और अगर लड़ भी रहे हैं तो दक्षिण में पूरी तरह से साफ है और उत्तर में इस बार हाफ है। 400 पार एक साइकोलॉजिकल वॉर गेम था मोदी जी का, जो पूरी तरह से पासा उल्टा पड़ गया। अब उनको जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्यूशन उन्होंने अपने सांसद प्रतिनिधियों को, प्रत्याशियों को पढ़ाई थी, वो अधूरी रह गई। उस ट्रेनिंग में वो ये बताना भूल गए कि संविधान और रिजर्वेशन को खत्म करने का जो एजेंडा है, वो जनता के बीच में नहीं बोलना है। कुछ प्रत्याशियों ने जनता के बीच में बोल दिया कि हम संविधान में बदलाव करेंगे, हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, इसलिए उनको 400 पार से पीछे हटना पड़ रहा है। उनका मूल उद्देश्य यही था कि डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान में बदलाव करके आरक्षण को कैसे समाप्त किया जाए। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, इस बार ये सरकार तड़ी पार। कल मोदी जी का रोड शो भी है, क्या कांग्रेस को कुछ ऐसा बताया। देखिए, हमने नामांकन के दिन भी लगभग 70 से 80 हज़ार लोग नामांकन के समय पर आए, लेकिन दुर्भाग्य बड़े चैनल्स ने नहीं दिखाया, आप साथियों ने सभी ने दिखाया। हम इस रोड शो को
एक मैं समझता हूं कि इवेंट के तौर पर देखते हैं। मोदी जी, अगर आपने 10 साल तक इतना काम किया और बनारस में इतना विकास हो गया, तो आपको ये सैकड़ों टन फूल की पट्टियां अपने ऊपर डलवाने की क्या आवश्यकता? आपको क्या आवश्यकता है कि पूरे शहर के ट्रैफिक को आप 2 दिन से बाधित किए हुए? क्या आवश्यकता है कि बहुत बड़े बड़े पैसे खर्च करके आप द्रोण के माध्यम से कमल के फूल को बनारस को दिखाना चाहते हैं? ये काशी की भूमि है, ये बाबा विश्वनाथ की भूमि है। यहाँ शोबाजी और दिखावा करके कहीं ना कहीं आप इस नगरी के आध्यात्म और बाबा संत कबीर की जो आध्यात्म है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहते हैं। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि पूरे शहर में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ परमिशन दी गई। डीएम को बताना चाहिए कि क्या पूरे शहर को बंद करने की परमिशन है? आज से ही आपने रास्ते बंद कर दिए हैं। जिस तरह से तमाम जगह जगह पर जितना पैसा खर्च हो रहा है, होर्डिंग से लेकर और पूरी सड़कों पर गड्ढे खोद दिए गए हैं, ये गड्ढे खोदने की परमिशंस कहाँ कहाँ से ली गई? इलेक्शन कमीशन तो खैर उनकी कठपुतली बना ही हुआ है, लेकिन बनारस की जनता सब देख रही है। क्या आपको लगता है कि वाराणसी में निष्पक्ष चुनाव होगा? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट चुनाव होना अति आवश्यक है। लेकिन आज जिस तरह से स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की पार्टीज को कई कई महीने मिलने का समय नहीं देता है। इस इलेक्ट्रॉनिक युग में 11-11 दिन लग जाते हैं कि कितना वोट परसेंटेज है, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता रहा है कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में टोटल वोट पोल कितना हुआ है। तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं। खड़गे साहब ने इसी संदर्भ में एक पत्र लिखा, उसका जवाब भी हमें संतोषजनक नहीं मिला। भाजपा वाले कहते हैं कि बनारस में मोदी 10 लाख अधिक वोटों जीतेंगे, इस पर अभी देखिए, अंतर्यामी हैं वो लोग, भाजपा के लोग, कि कौन कितने वोटों से जीतेगा और हारेगा, कौन किसको वोट देगा, ये जनता तय करेगी। स्वाभाविक है कि जनता आज जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, भाजपा की सरकार का 4 जून को जाना तय है। बनारस का भविष्य बनारस की जनता तय करेगी, भाजपा तय नहीं करेगी। मोदी जी के नामांकन में कई मुख्यमंत्री, कई बड़े चेहरे हैं, और अजय राय जी के नामांकन में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ऐसा क्यों? मेरा तो सवाल ही है, मोदी जी ने अगर इतना बड़ा काम किया है तो बड़े चेहरों की और पूरे शहर को इस तरह से स्कूलों को बंद करने की और तमाम चीजें क्यों की जा रही हैं? आपने अगर काम किया है स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया, इतने दिन से नोटबंदी और जीएसटी और मैंने ये कर दिया और मैंने वो कर दिया, तो भाई फिर ये इतना बड़ा शो करने के आप क्या शो करना चाहते हैं? जनता को शो करना चाहते हैं? पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को आपने लाकर यहाँ पर आज पूरे बनारस में डाला हुआ है, और वो मीडिया केवल और केवल मोदी जी की स्तुति करने में मैक्सिमम लोग लगे हुए हैं। अगर इतना काम किया है, कहावत है कि काम बोलता है, मोदी जी आपका काम नहीं बोल रहा।